Hello students, how are you? So we have already started lesson number 2. Okay, in the first video we completed the colonialism in Asia. Today we will start colonialism in Africa. The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. After that, England and France established their colonies in Cape and Algeria in North Africa respectively. That means England established their colonies in Cape and France established their colonies in Algeria in North Africa. The vast provinces of Africa seem quite suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. King Leopold King Leopold of Belgium seized the vast provinces of Congo and established his rule. Listen to me carefully. King Leopold of Belgium. It will be asked like that. The King Leopold of Dash seized the vast provinces of Congo and established his rule. Then you have to write down the Belgium. England established its colonies in Egypt. Remember that students. कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका मीन्स अफ्रीका में इन लोगों ने अपनी कॉलोनीज कैसे इस्टेब्लिश की. वी स्टडी अबाउट दिस वन. इंग्लैंड इस्टेब्लिश इस कॉलोनीज इन इजिप्ट. इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज जो अपनी कॉलोनीज थी वो इजिप्ट में इस्टेब्लिश की. देन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका. फ्रांस इस्टेब्लिश इट्स कॉलोनीज इन ट्यूनिशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस. Germany established its empire in some provinces of East and West Africa. Italy captured the African provinces around the Red Sea. Spain and Portugal also seized some provinces of Africa. अभी ये सब उन्होंने जो अपनी इस्टेब्लिश की है, अपनी कॉलोनीज़ कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश की है. देन अगेन आई टेल यू दैट इंग्लैंड इस्टेब्लिश्ड इन इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका. फ्रांस ने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की ट्यूनिशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस. जर्मनी ने किया है ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका. इटाली ने कैप्चर किया अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड रेड सी. स्पेन एंड पोर्टुगल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रोविंसेस पे अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश्ड की. अ कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशंस वाज हेल्ड इन बर्लिन इन द मिड्स ऑफ दिस कॉम्पिटिशन to established colonies. Different African territories were divided among the European nations at the end of the conference. Conference जो बुलाई गई कहाँ पे? बर्लिन में. ड्यूरिंग 1884 टू 85 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई बर्लिन के अंदर. यूरोपियन नेशंस ने ही बुलाई. क्यों कॉन्फ्रेंस बुलाई? तो ये जितने भी कॉलोनीज़ है अफ्रीका के उसको डिवाइड करने के लिए. तो एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस अफ्रीकन टेरिटरीज जो थे वो बहुत अलग अलग नेशन, यूरोपियन नेशन में इस्टेब्लिश्ड हो गए, डिवाइड हो गए. दस द कॉलोनीज डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन नेशन वाज इस्टेब्लिश्ड ओवर द एंटायर अफ्रीका. while on the one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. देखो एक साइड पे जो ग्रीडी यूरोपियन नेशंस है, जो लालची यूरोपियन नेशंस है, वो ट्राई कर रहे थे एशिया और अफ्रीका के अंदर अपने कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने के लिए, और दूसरे साइड पे जर्मनी और इटाली ने कंप्लीट कर लिया था जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था, वो उन्होंने उसका प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था. दस द यूनिफाइड जर्मनी प्लंग इनटू द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन. ठीक है, अभी जर्मनी कंपटीशन में उतर चुका था इन तीनों के. Thus, this quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically and socially, due to which their development had stopped. ओके, सो क्या हुआ कि ग्लोबल में मतलब पूरे वर्ल्ड में ये जो क्विकली चेंज आया, एशिया और अफ्रीका में टेरिटरीज इस्टेब्लिश्ड हुई, जर्मनी कंपटीशन में उतर गई इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कॉलोनाइजेशन में, कॉमर्शियलाइजेशन में. ओके, तो जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली और सोशली जो चेंज आया, डेवलपमेंट हुआ, चेंज आया, एक्चुअल में क्या हुआ है तो ग्लोबल के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉलोनाइजेशन के ग्रीडनेस की वजह से हर एक कंट्री, हर एक यूरोपियन कंट्री अपने आप को आगे बढ़ा रही थी. बिकॉज ऑफ दिस
पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट था वो स्टॉप हो गया। दिस हैड लीड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए फिर ये जो वर्ल्ड था वो आगे बढ़ा। नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लिसन, कोई भी वॉर होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ही हैं। ओके, सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनी फैक्टर्स are responsible for that. So let's see it. The first world war could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable event of the modern world. Many factors were responsible for this. The first world war began on the the first world war began on 1st August 1914. Okay, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ है? तो 1 अगस्त 1914 को। Germany had defeated France in Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty in 1871, according to which France had to pay a war fine as well as give away 2 of its provinces, that are Lawrence and एप्सकेस टू जर्मनी। ओके, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ उसमें जर्मनी जो था उसने हरा दिया किसको? फ्रांस को। ओके, सीडन वॉर में फ्रांस को हरा दिया, जिसकी वजह से फ्रांस को फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इन 1871, मतलब 1871 में उसको जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, उसका नाम था फ्रैंकफर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी फ्रांस हैड टू पे द वॉर फाइन। ठीक है, फ्रांस को वॉर फाइन पे करना था और अपनी जो 2 प्रोविंसेस थी लॉरेंस एंड एप्सकेस वो जर्मनी को दे देनी पड़ी। फ्रांस हैड नॉट बी एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन। ये जो ह्यूमिलिएशन हुआ उसमें से फ्रांस बाहर नहीं आ पाया। Thus the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War, and the end of the war sowed the seeds of a future war. Listen, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हुआ सडन वॉर की वजह से। सडन वॉर के बाद जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन हुई वो खुद में ही एक वॉर के लिए एक रीज़न है, और ये जो फैक्टर्स है ये फैक्टर्स की वजह से ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी हुई है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स। England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century. It exploited its colonies economically and became rich. देखो, इंग्लैंड ने एशिया और अफ्रीका में 19th सेंचुरी के अंदर अपनी कॉलोनीज थी वो इस्टेब्लिश कर दी थी, जैसे एशिया में, इंडिया में तो आप जानते ही हो कि कैसे किया था। ओके, सो उसकी वजह से क्या हुआ, उसने खुद को इकोनॉमिकली रिच बना लिया। ओके, दूसरी जो कंट्रीज़ थी एशिया और अफ्रीका की उसका एक्सप्लोइटेशन करके खुद की कंट्री को रिच बना लिया। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उस टाइम पे चल ही रहा था। ओके, कॉलोनाइजेशन भी हो रहा था। उसकी वजह से अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए यूरोप कंट्रीज़ को, स्पेशली इंग्लैंड को रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century Germany had started the competition to procure the markets in Asia and Africa. 19th century के लास्ट 4th पार्ट में जर्मनी इतनी स्ट्रांग हो गई थी, मतलब मैंने आगे बताया कि वो कॉलोनाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कंपटीशन में उतर चुकी थी, तो उसने एशिया और अफ्रीका में अपने मार्केट्स स्टार्ट कर दिए। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन द कंपेरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड एंड फ्रांस एशिया और अफ्रीका में जो गुड्स सप्लाई करते थे उसके अकॉर्डिंग जर्मनी अपने गुड्स की प्राइस कम रखता था। द एफ्रो एशियन मार्केट्स दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वेयर दस ब्रोकन अप बाय जर्मनी। अभी लिसन, कोई भी चीज़ हो, सपोज 3 दुकानें हैं, ओके, 3 शॉप्स ऐसे है कि जहाँ पे साड़ी मिल रही है। अभी ये जो साड़ी मिल रही है उसमें तीनों साड़ी सेम है, एक साड़ी की प्राइस कम है एक शॉप में, तो ऑब्वियसली हम लोग वहीं से खरीदेंगे। जर्मनी ने कुछ ऐसा ही किया, ओपन मार्केट में अपने चीज़ों की प्राइस कम रखी तो डिमांड उसी के चीज़ों की बढ़ गई। तो जो इंग्लैंड और फ्रांस का जो मार्केट के अंदर पावर था वो कम हो गया।
कॉन्सिक्वेंटली देयर वॉज एन इंटेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। इसकी वजह से जर्मनी और इंग्लैंड के अंदर क्या हो गया, तो एक टाइप की कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गई। नाउ द सेकंड फैक्टर इज मिलिट्रियलिज्म। Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into. Okay, so military force जो है, अभी देखो यूरोपियन नेशंस को अपना इस्टेब्लिश करना था कॉलोनियलिज्म, तो कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने के लिए मिलिट्री की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एट्सेट्रा हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर, while in countries like Japan, Italy and Germany compulsory military training had started. Listen, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया ऐसे कंट्रीज़ के अंदर मिलिट्री पावर एक्सपांड होने लगी। दैट मीन्स मिलिट्री पावर वो लोग बढ़ाने लगे। लेकिन जापान, इटली और जर्मनी ने क्या किया, तो मिलिट्री पावर मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग अपने सिटीजन्स के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी। ओके, प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वॉज इंक्रीज्ड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन लोगों ने क्या किया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम पे रीज़न ये बताया कि हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये सब कर रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड टू इंक्रीज द वेपन पावर। ठीक है, उन्होंने अपना वेपन पावर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। दस मिलिट्रियलिज्म गॉट एन इम्पेटस एंड मिलिट्री कॉम्पिटिशन एडेड टू इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन क्रिएटेड अ सीरियस एटमोसफियर ऑफ वॉर। इसकी वजह से वॉर का एक सीरियस एटमोसफियर क्रिएट हो गया। Now the third is groupism, that is secret treaties. Okay, groupism and secret treaties played a major role in the First World War. The world was divided into two groups before the First World War. On the one side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side the group was of England, France, Russia and Japan. ठीक है, ग्रुपिज़म और जो सीक्रेट ट्रीटीज़ थी उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन किया है। ओके, अभी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड था वो टू ग्रुप में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया एंड तुर्की, एंड अनदर ग्रुप में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। और फीलिंग ऑफ जेलसी, अभी देखो रीज़न क्या क्या है, तो फीलिंग ऑफ जेलसी, एनमिटी, मिसट्रस्ट, फियर एंड हेट्रेड evolved between the groups which was an important factor of the first world war. ये टू ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे के लिए नफ़रत थी, मिसट्रस्ट था, फियर था, जेलसी थी, और ये सारे रीजंस है कि जिसकी वजह से ग्रुपिज़म भी स्ट्रॉन्ग बना और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। नाउ द फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, it we will see in the next video. Okay, so bye everyone.